दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जो मैंने सीरीज़ शुरू की है ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, पैसे भी बचा सकती है। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से चेक कर सकते हो। वैसे तो बहुत ही कंसल्टेंसी हैं जो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का आपसे 1,500 से 2,000 ले लेती हैं। आगे का प्रोसेस करवाने का लगभग 1 लाख से 4 लाख तक आपके पैसे ले लेती हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं ये पैसे आपके बच सकते हैं और डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। चलिए सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों 189 वीज़ा के बारे में, 190 वीज़ा के बारे में और 491 वीज़ा के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। हाँ, प्रेजेंटेशन थोड़ा आपको ख़राब लग सकता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको बहुत सी सब कैटेगरी देखने को मिलती है जिसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है। लेकिन हर सब क्लास कैटेगरी के थ्रू आप पीआर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो अगर आप देखोगे 191 सब क्लास वीज़ा होता है, उसके थ्रू भी पीआर होता है, लेकिन आप ऑफ शोर इसको नहीं अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो 186 वीज़ा जो होता है उसके थ्रू भी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भी आप यहाँ बैठे बैठे ऑफ शोर नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑफ शोर ऑस्ट्रेलिया से बाहर कहीं पर भी हो तो आपको पीआर अप्लाई करने के लिए 189 सब क्लास वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। 189 सब क्लास वीज़ा होता क्या है? देखिए, इसमें आपको डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी लैंड कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, जॉब करना चाहो, बिजनेस करना चाहो, स्टडी करना चाहो, कुछ भी करना चाहो आप वहाँ पे कर सकते हो। इसमें अगर आप सिंगल हो तो आपको तो डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा मिलता ही है। आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर करना होता चाहो तो आराम से कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ में आपके स्पाउस को भी वीज़ा मिलता है। ये साथ ही साथ आपके बच्चों को भी परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा साथ ही साथ मिल जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 189 सब क्लास वीज़ा जो होता है इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इंडिया में बैठे बैठे ईजिली अपने स्किल्स के बेसिस पे पीआर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से आप अपना पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपका ऑक्यूपेशन जो होता है वो डिमांडफुल है या नहीं है, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो 189 कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, उसको भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। हाँ, स्पॉन्सर्ड रिक्वायर बात करें तो 189 वीज़ा में किसी भी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली जब आप स्किल असेसमेंट करते हो तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फाइल करते हो, स्किल सेलेक्ट बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसके थ्रू डायरेक्ट डीएचए आपका एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इन्विटेशन भेज देता है। आपका ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में होना चाहिए जिसको बोलते हैं MLTSSL लिस्ट। वैसे तो अगर आप गूगल में भी डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा MLTSSL लिस्ट क्या होती है, STSO लिस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट। और एक दूसरी लिस्ट होती है इसको बोलते हैं STSOL शेड्यूल्ड शॉर्ट टर्म शेड्यूल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। चलिए इसमें क्या होता है, मैंने बताया एज, स्किल असेसमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। चलिए हम आते हैं 190 वीज़ा में। देखिए 189 वीज़ा और 190 वीज़ा इसमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। और 190 वीज़ा के थ्रू भी आपको पीआर मिलता है। इसमें देखिए आपको परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा तो मिलता है, लेकिन आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे लैंड नहीं कर सकते हो। लैंड करते भी हो तो जिस स्टेट के थ्रू आपको पीआर मिला है आपको वहाँ जाना होता है, आपको 2 साल वहाँ पे स्टे करना होता है। अगर आप मूव करना चाहो मूव कर सकते हो, वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, बाउंडेशन नहीं होती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। फिर भी आपको जो टर्म्स कंडीशन होती हैं स्टेट की उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। ग्रांट द राइट टू लीव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया परमानेंट, यहाँ पर आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी कर सकते हो, आपको डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वायरमेंट आपको मिलती है, यहाँ देखो कि रिक्वायर नॉमिनेशन बाय ऑस्ट्रेलिया स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, स्टेट के थ्रू आपको नॉमिनेशन मिलना चाहिए। जब हम EOI फाइल करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पहला क्या स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम अपना असेसमेंट करवाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम स्किल असेसमेंट करवाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आता है तो हम क्या करते हैं, स्किल सिलेक्ट, इसको हम EOI बोलते हैं, लेकिन सही लैंग्वेज होती है स्किल सिलेक्ट फाइल करते हैं। स्किल सिलेक्ट में आपकी ऑक्यूपेशन विजिबल होती है हर एक स्टेट के सामने। स्टेट आपकी रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करता है और आपको इन्विटेशन भेजता है। वहाँ पे हम फिर इंडिविजुअल स्टेट में फाइल करते हैं। पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, पॉइंट आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना ही पड़ता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था।
और स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो होती है उसमें आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ आप देखोगे बेनिफिट क्या होता है, आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, एक्सेस मेडिकेयर, स्पॉन्सर एलिजिबल मेडिकल मेंबर, आप मेडिकल फ्री मेडिकल आपको मिलता है। मेडिकेयर के साथ में बच्चे भी आपके वहाँ पे अगर रहते हैं तो फ्री एजुकेशन मिलता है। आपकी जो स्पाउस होती हैं वो फुल टाइम जॉब कर सकती हैं, अपनी फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हो, सारा कुछ बेनिफिट आपको पीआर में मिल जाता है। पीआर क्या होता है, बहुत लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का अलग प्ले लिस्ट है, कनाडा की अलग प्ले लिस्ट है, तो मैंने सब कुछ वहाँ पर आपको अलग अलग बता रखा है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो भी अगर आप देखते हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। स्टेट टेरिटरी नॉमिनेशन, वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा प्रोसेसिंग और वीज़ा ग्रांट आपको मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ प्रोसेस होता है कि आपका पहले स्किल असेसमेंट हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल हुआ, स्टेट नॉमिनेशन फाइल होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है। सपोज कोई स्टेट आपको नॉमिनेशन दे देता है, हमने पहले क्या किया, EOI फाइल किया, स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आया आपका तो हमने EOI फाइल कर दिया। फिर क्या होता है, स्टेट के सामने विजिबल होता है, स्टेट आपको क्या करता है, इन्विटेशन टू अप्लाई भेजेगा यहाँ पर। फिर क्या होता है, स्टेट आपको इन्विटेशन टू अप्लाई भेजने के बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, स्टेट में हम फाइल करते हैं। स्टेट फाइल करने के बाद स्टेट क्या करता है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दे देता है, जिसको हम नॉमिनेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपको देखोगे यहाँ फाइल होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स फाइल करने के बाद आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग होती है होम अफेयर्स में, जहाँ पे आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है इमिग्रेशन का, तो मैं आपको सब कुछ एक वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, तो सारे किस लिए मैं स्प्लिट करके वीडियो आपको बता रहा हूँ। 491 वीज़ा क्या होता है, देखिए इसमें आपको डायरेक्टली PR नहीं मिलता, इसमें आपको मिलता है टेम्परेरी वीज़ा। टेम्परेरी वीज़ा कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर में अगर आप 3 साल, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप 5 ईयर में 3 साल उस रीजनल स्टेट में रहते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PR के लिए। कौन सा PR अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 191 सब क्लास कैटेगरी में PR अप्लाई करते हैं। फिर PR में अगर आप 1 साल रह लेते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगभग 3+1, 3 साल आप टेम्परेरी वीज़ा में रहे, उसके बाद PR अप्लाई किया आपने तो 1 ईयर आप PR में रहे, उसके बाद आप क्या करोगे, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो 5 ईयर में 4 साल रहने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ध्यान से आपको समझ में आया आई थिंक। प्रोविजनल वीज़ा जो होता है ये मैंने बता दिया आपको, रीजनल फोकस होता है, यहाँ पर अलग अलग रीजनल स्टेट जो होते हैं वो उसके थ्रू आपको नॉमिनेशन मिलता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस यहाँ बताया जा रहा है, प्रोविजनल वीज़ा होता है, रीजनल फोकस होता है, नॉमिनेशन स्पॉन्सरशिप मिलती है, 5 ईयर की वैलिडिटी होती है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। पाथवे तो PR है, 3 साल रहने के बाद आपको 191 सब कैटेगरी के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने का चांस मिल जाता है, तो यहाँ पे 3 साल रहने के मिल जाता है। डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में आपको रहना होता है, वहाँ पर फैमिली मेम्बर अगर आप होते हैं तो उनको भी साथ ही साथ टेम्प्रेरी वीज़ा मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपको हेल्थ केयर मिल जाता है। जैसे PR में बेनिफिट क्या होता है, PR में बेनिफिट होता है कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता है, वो सब चीज़ें आपको इस वीज़ा में नहीं मिलता। यहाँ आपको सिर्फ हेल्थ केयर मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप PR मिल जाएगा 3 साल रहने के बाद तो आप सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे भी एज, स्किल असेसमेंट, सेम प्रोसेस आपको इसमें भी फॉलो करने पड़ते हैं। आपका पहले पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, स्किल असेसमेंट करवाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होता है, यहाँ पे भी हेल्थ कैरेक्टर आपका रिक्वायरमेंट होती है, PCC मेडिकल करवाना होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, नॉमिनेशन स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो ये सब चीज़ें हमें होती हैं यहाँ पर। तो अब बेनिफिट की बात कर रहे हैं, PR में तो सारे बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पे भी आप रह सकते हो, वर्क करते हो, जॉब कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, और ट्रैवल बेनिफिट होता है, मल्टीपल टाइम ऑफ वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कहीं पे भी अपनी होम कंट्री जा सकते हो, वहाँ से वापस जा सकते हो। और ये ऑटोमेटिक नॉट ए ऑटोमेटिक PR नहीं होता है इसमें। 491 प्रोवाइड आपको पाथवे टू परमानेंसी वीज़ा देता है, और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको PR मिलेगा ही मिलेगा। और प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो बहुत लंबा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपको 18 महीने से लेकर के, अगर मैं बोलूँ कि 24 मंथ तक या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो प्रोसेसिंग टाइम चेक करना मैं आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो ये सब चीज़ें थी, मुझे बताना था आपको। अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं कि प्रोसेस क्या होता है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या क्या बताया था, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्किल असेसमेंट के पहले भी आइल्स चाहिए होता है किसी असेसिंग अथॉरिटी में, किसी असेसिंग अथॉरिटी में स्किल असेसमेंट के बाद आइल्स चाहिए होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कौन सी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी आपको मिल रही है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने अपना मोबाइल नंबर नीचे दे दिया है, आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप वहाँ पर लिख देना कि यूट्यूब के थ्रू आपका नंबर मुझे मिला है। फिर रजिस्टर, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना होता है, आपको स्किल सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको स्किल सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर भी
अगर आप कंफ्यूज में हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर क्या होता है, आपको आईटी आता है, पीआर मिलता है, फिर आपको हेल्थ अपना मेडिकल सबमिट करना होता है, पीसीसी सबमिट करना होता है, तो आपको वीज़ा ग्रांट मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि स्किल असेसमेंट, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो स्किल असेसमेंट क्या होता है, क्या यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है? तो यस, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग अलग असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 250 ऑक्यूपेशंस हैं। सपोज़ कोई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सेल्स का बंदा है, तो अलग अलग असेसिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट असेसिंग अथॉरिटी है, जैसे वेटासिस की बात करते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर जो होता है, यूजुअली बहुत सी ऑक्यूपेशन यहाँ पे आती हैं और सबसे ज़्यादा असेसमेंट इसी का ही होता है। लोगों की ऑक्यूपेशन यहाँ मैच करती हैं। अगर आपका आईटी प्रोफेशन है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवलपर हो, मतलब किसी भी तरह का आईटी से रिलेटेड काम है, तो आपको क्या होगा, असेसिंग अथॉरिटी क्या होगी, एसीएस होगी। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। फीस में मत जाना, क्योंकि फीस अप एंड डाउन होती रहती है, चेंज होती रहती है, हर साल गवर्नमेंट जो है फीस बढ़ाती है। लगभग आप देखोगे यहाँ पे 1070 से लेकर के 1177 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस लग रही है। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की फीस कितनी है, 1450 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, या तो इंजीनियर्स मैनेजर हो, तो आपको वहाँ पर इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया असेसिंग अथॉरिटी है। टीआरए भी असेसिंग अथॉरिटी होती है अलग अलग की। अगर आपका फाइनेंस रिलेटेड ऑक्यूपेशंस है तो उसका सीपी असेसिंग अथॉरिटी होगी। कुछ ऑस्ट्रेलियन इसी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी में आइल्स आपको पहले देना होता है, किसमें पास बाद में देना होता है। तो ये कुछ सैंपल थे जिसको आप समझ सकते हो। अगर कोई आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसा नहीं कि आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब फीस कितनी होती है, देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर अप्लाई कर रहे हो तो यूजुअली स्किल असेसमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी जो फीस होती है वो वेरी करती है 800 से लेकर के लगभग 1700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैं आपको एक बात अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ। किसी की आपको 1400 दिखेगी, किसी की आपको 1600 दिखेगी, किसी की 900 दिखेगी। अगर हम DHA डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट होम अफेयर्स में अगर आप 189 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, 190 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे, तो आपको कितनी, मेन अप्लीकेंट जो होगा उसकी फ़ीस कितनी होगी, 4910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सपोज 3 लोग की हैं, एक है हस्बैंड, एक है वाइफ और एक आपका चाइल्ड है, तो हस्बैंड की फ़ीस कितनी पड़ेगी, 4910। स्पाउस की फ़ीस कितनी पड़ेगी, वाइफ की 2455। बच्चे की फ़ीस कितनी पड़ेगी, 1230। अगर आपके चाइल्ड 2 हैं तो इंटू 2 कर सकते हो, 3 हैं तो इंटू 3 कर सकते हो, जैसे आपके वहाँ पे होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, अलग अलग सब क्लास कैटेगरी वीज़ा के बारे में बता दिया, मैंने प्रोसेस बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने स्किल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया था, यहाँ पे फीस बता दिया। अब आने वाले वीडियोस में क्या होगा, जो असेसिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे वेटासिस है, ये एसीएस है, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, में सबको पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों आपका सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बना रहेगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।